आईपीओ नोट आईपीओ के बाद में लाए जाने वाले सभी पब्लिक ऑफर को एफपीओ फॉलो ऑन ऑब्लिक फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं। ओएफएस ऑफर फॉर सेल इलेक्ट्रॉनिक निर्गमन होता है जो केवल एक दिन के लिए खुला रहता है। लोगों द्वारा शेयर बाजार की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से इसमें भागीदारी की जाती है और यह फास्ट ट्रैक इशू का एक उदाहरण है। नोट प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनियां पब्लिक ऑफर लाने के बजाय कुछ विशेष निवेशकों को अपनी इक्विटी बेचती हैं। क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में अपनी इक्विटी क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचती हैं, पब्लिक ऑफर लाती हैं। नोट राइट इशू में कंपनी पहले निवेशकों को ही नई इक्विटी देती है। यूरो इशू विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में जारी किए जाने वाले पूंजी निर्गमनों को यूरो इशू कहते हैं। भारतीय कंपनियां द्वारा निम्नलिखित यूरो इशू का प्रयोग किया जाता है। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर अमेरिका में और डॉलर में इक्विटी पूंजी। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यूरोप में यूरोपियन मुद्रा में और इक्विटी पूंजी। एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स विदेशी मुद्रा में और विदेशी बाजारों में ऋण पूंजी। विदेशी कंपनी को भारत में यूरो इशू IDR/BHDR इंडियन/भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स रुपए भारत में और इक्विटी में जारी की जाती है। डीमैट वह प्रक्रिया जिसमें इक्विटी आदि के भौतिक स्वरूप को समाप्त करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदला जाता है और इससे इक्विटी आदि को रखना और उनका लेन देन करना आसान हो जाता है। डिपॉजिटरी निक्षेप निधि बैंक, डिपॉजिटरी डीमैट को संपादित करने वाली संस्थाओं को डिपॉजिटरी कहते हैं। वर्तमान में भारत के इक्विटी बाजार में निम्न दो संस्थाएं डिपॉजिटरी का कार्य कर रही हैं। एक में NSDL, दूसरा CDSL। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, स्पेकुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाली कीमत परिवर्तनों का लाभ उठाने के लिए वर्तमान में इक्विटी वस्तु आदि का लेन देन किया जाता है और यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से अनुमान आधारित होती है। जो लोग सट्टा करते हैं उन्हें सटोरिया सट्टेबाज कहते हैं। स्पेकुलेटर ये दो प्रकार के होते हैं, तेजरिया बुल्स, मंदरिया बियर्स। तेजरिया बुल्स ऐसे लोग जो भविष्य में तेजी का अनुमान लगाते हैं और वर्तमान में खरीदने के सौदे करते हैं। तेजरिया एक तेज गति से बढ़ रहे बाजार को और तेज कर देते हैं और इस संदर्भ में उनकी भूमिका को नकारात्मक माना जाता है। तेजरिया एक गिरावट वाले बाजार की गिरने की गति को धीमा कर देते हैं। इस संदर्भ में उनकी भूमिका को सकारात्मक माना जाता है। मंदरिया ऐसे लोग जो भविष्य में गिरावट का अनुमान लगाते हैं और वर्तमान में बेचने के सौदे करते हैं। मंदरिया एक गिरने वाली बाजार की गिरावट को और बढ़ा देती है और इस संदर्भ में उनकी भूमिका को नकारात्मक माना जाता है। मंदरिया एक तेज गति से बढ़ने वाला बाजार की तेजी को थोड़ा धीमा कर देते हैं और इस संदर्भ में उनकी भूमिका को सकारात्मक माना जाता है। स्टैक्स ऐसे लोग जो आईपीओ में इसलिए निवेश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद में संबंधित इक्विटी का मूल्य ऊंचा हो जाएगा और उसे बेचकर लाभ उठा लेंगे। एनिमल स्पिरिट्स और बिटकॉइन की छोटी मूल्य को सटोशी कहते हैं। नोट किसी भी बाजार में तेजरिया और मंदरिया दोनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और यदि तेजरिया मंदरिया पर भारी पड़े तो बाजार में तेजी आने लगती है। इस प्रकार के बाजार को बुल्लिश मार्केट कहते हैं। यदि मंदरिया तेजरिया पर भारी पड़े तो बाजार में गिरावट आती है और इस प्रकार के बाजार को बियरिश मार्केट कहते हैं। बुल्लिश और बियरिश मार्केट को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। सेंसेक्स और इधर टाइम 0 T1 टाइम T1 T2 T3 T4 और इंक्रीजिंग वे इधर है
इंक्रीजिंग में बुलिश मार्केट, ये बुलिश मार्केट, और ये रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। आर्बिट्रेज वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग बाजारों में पाए जाने वाले कीमत अंतरों का लाभ उठाने की कोशिश करता है, और इस संदर्भ में वह कम कीमत वाले बाजारों से वस्तु, इक्विटी आदि खरीदता है तथा उन्हें ऊंची कीमत वाले बाजारों में बेचता है। आर्बिट्रेज से बाजारों में एकीकरण होता है और इसे सकारात्मक माना जाता है। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों के निवेशक भारत जैसे राष्ट्रों में प्रचलित रहने वाली ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इंडिया इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएसए। तो क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो डॉलर में होगा। हेजिंग वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोगों द्वारा मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम को समाप्त किया जाता है, और इसके लिए मुख्यतः निम्नलिखित दो उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। एक में फ्यूचर्स, दूसरा ऑप्शंस। F&O फ्यूचर्स ये ऐसे वित्तीय उपकरण होते हैं जो एक निश्चित दर पर किए गए सौदे का एक निश्चित भावी तिथि तक निपटान सेटलमेंट करते हैं, और ये वायदा कारोबार के मुख्य उपकरण होते हैं। इनकी निम्न मुख्य विशेषताएं होती है। ये फ्यूचर्स ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। फ्यूचर्स इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। फ्यूचर्स यदि कोई व्यक्ति कोई फ्यूचर खरीदता है तो उसे एक्सपायरी डेट को या उससे पहले उसका विक्रय करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पहले किसी फ्यूचर को बेचता है तो उसे एक्सपायरी डेट को या उससे पहले वैसा ही फ्यूचर खरीदना पड़ता है। स्पुटमान मतलब मंडी। फ्यूचर्स मार्केट 27 अप्रैल 2022 1 ग्राम फ्यूचर और ग्राम और 59,010 डीमेट अकाउंट 22 मार्च 27 अप्रैल 2022 ग्राम फ्यूचर सेल 59,010 और 25 अप्रैल 27 अप्रैल बाई 3,010 स्पूट। फ्यूचर मार्केट 27 अप्रैल एंड फ्यूचर ₹75,000 डीमेट अकाउंट 2 अप्रैल 2022 27 अप्रैल 2022 एंड फ्यूचर बाई 74,000 में, और 2 मार्च 2022 25 अप्रैल 2022 27 अप्रैल। नोट: वर्तमान में भारत में 5 प्रकार से फ्यूचर्स मार्केट में लेन देन किया जाता है। एक में कमोडिटी फ्यूचर्स, दूसरा करेंसी फ्यूचर्स, तीसरा इक्विटी फ्यूचर्स और चौथा इंडेक्स फ्यूचर्स, पांचवा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। T+1 सेटलमेंट इसे जनवरी 2022 से लागू किया गया, और यह इक्विटी के द्वितीयक बाजार की लेन देन की प्रणाली है जिसमें इक्विटी के लेन देन के लिए T के अगले दिन तक की समयावधि में अंतिम रूप से सेटलमेंट किया जाता है, और इसे T+2 सेटलमेंट के स्थान पर लाया गया। T+0 सेटलमेंट कॉमेक्स। कमोडिटी एक्सचेंज को कॉमेक्स कहा जाता है, और भारत में निम्न कॉमेक्स राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं: MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NMCE नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मर्ज्ड इनटू ICX इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज। कॉमेक्स का नियमन वर्ष 2015 से राष्ट्रीय स्तर के कॉमेक्स का नियमन सेबी द्वारा किया जा रहा है, और वर्ष 2015 से पहले इनका नियमन FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा किया जाता था। 2015 में FMC का विलय सेबी में कर दिया गया। कृषि वस्तु या जेम्स वस्तु। बॉन्ड और डिवेंचर ऋण पत्र। बॉन्ड और डिवेंचर दोनों ऋण जुटाने के उपकरण होते हैं, लेकिन बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं जबकि डिवेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं। मसाला बॉन्ड विदेशों में निकाले जाने वाले रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स RDB
को मसाला बॉन्ड कहते हैं। और विश्व बैंक की सहायक संस्था इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार मसाला बॉन्ड शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में निम्नलिखित को मसाला बॉन्ड जारी करने की छूट दी गई है। एक में निजी कंपनियां, दूसरा सरकारी कंपनियां, तीसरा बॉडी कॉरपोरेट, चौथा बैंक, पाँचवा रीट्स, छठा इन्विटीज। महाराजा बॉन्ड आईएफसी द्वारा भारत में निकाले गए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को महाराजा बॉन्ड के नाम से संबोधित किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी मतलब। ग्रीन बॉन्ड ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी आदि के वित्तीयन के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। ग्रीन मसाला बॉन्ड ऐसे मसाला बॉन्ड्स जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के वित्तीयन के लिए निकाले जाते हैं। ब्लू बॉन्ड्स जल, मत्स्य आदि संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स को ब्लू बॉन्ड्स कहते हैं। 2018 में सेशल्स के द्वारा पहली बार इन बॉन्ड्स को जारी किया गया। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स जिन पर ब्याज दर नहीं होती है और इन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। परपेचुअल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जो एक्सपायर नहीं होते हैं, इसका कोई समय अवधि नहीं होता है। ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें इक्विटी और ऋण दोनों के गुणों में बेसल थर्ड मानकों के अंतर्गत इन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाई गई एडिशनल टायर फर्स्ट पूंजियों एक सीमा तक सम्मिलित किए जाते हैं और इसीलिए इन्हें कई बार एटी फर्स्ट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। यस बैंक के मामलों में एटी फर्स्ट बॉन्ड्स चर्चा में रहे हैं। यस बैंक द्वारा निकाले गए एटीआई बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड थे। रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें राइट ऑफ करने का निर्देश दिया गया था। राइट ऑफ मतलब हटाना दो। एलिफेंट बॉन्ड्स 2019 में गठित सुरजीत भल्ला समिति द्वारा इन बॉन्डों का सुझाव दिया गया था। समिति के अनुसार इन बॉन्डों के माध्यम से काले धन का निवेश इंफ्रा क्षेत्र के विकास में किया जा सकता है। समिति के अनुसार इन बॉन्डों की अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में अभी इन बॉन्डों को लागू नहीं किया गया है। म्यूचुअल फंड्स ऐसे वित्तीय संस्थान जो छोटी राशि जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये आदि की यूनिट जारी करके छोटे निवेशकों के धन को एकत्रित करते हैं और उसका निवेश वित्त बाजार में करते हैं। म्यूचुअल फंड के कारण निवेशकों को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लाभ मिलता है, जिसके कारण बाजार जोखिम कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी बॉन्ड्स इक्विटी में ऑटो, फार्मा, आईटी, बैंकिंग, इंजीनियर ईटीसी और बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ऑटो में मारुति, टीवीएस, हीरो होंडा, बजाज ईटीसी। फार्मा में फाइजर, सिप्ला और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब। और आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस। बैंकिंग में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ईटीसी। इंजीनियरिंग में एल&टी, जीएमआर। हेज फंड्स ये म्यूचुअल फंड के समान होते हैं, लेकिन इनके द्वारा बड़ी राशि की यूनिट जारी की जाती है और ये बड़े निवेशकों के लिए कार्य करता है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये म्यूचुअल फंड के समान छोटे राशि की यूनिट निकालते हैं और पूर्व निर्धारित पैटर्न को आधार बनाकर निवेश करते हैं और इस संदर्भ में वे किसी सूचकांक, इक्विटी के समूह, वस्तुओं के समूह आदि को आधार बना सकते हैं। एक बार निवेश करने पर ये अपने पैटर्न को नहीं बदलते हैं। यही कारण है कि इन्हें पैसिव फंड्स कहा जाता है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव फंड्स होते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि ईटीएफ की शेयर बाजार पर ट्रेडिंग भी होती है। विनिवेश के लिए ईटीएफ का प्रयोग। डिसइन्वेस्टमेंट वर्ष 2014 से भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अन्य विधियों के अलावा ईटीएफ का प्रयोग भी कर रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 ईटीएफ जारी किए गए हैं। एक में सीपीएसई ईटीएफ, दूसरा भारत 22 ईटीएफ। रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ये भी म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, लेकिन इनके द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों के धन का निवेश किया जाता है। सेबी के नियमों के अनुसार इनका निवेश पैटर्न निम्न प्रकार होना चाहिए। एक में कम से कम 80% निवेश राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में। दूसरा अधिक से अधिक 20% निवेश निर्माणाधीन परियोजना में। इनका प्रस्ताव सबसे पहले यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। इन्विटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट्स
आईटीज के समान होते हैं, लेकिन इनके द्वारा इंफ्रा क्षेत्र में निवेश किया जाता है। सेबी के नियमानुसार इनका निवेश पैटर्न निम्न प्रकार होना चाहिए। एक में कम से कम 80% निवेश राजस्व देने वाली तैयार परियोजनाओं में। दूसरा, अधिक से अधिक 20% निवेश निर्माणाधीन परियोजनाओं में। इनका प्रस्ताव भी यूनियन बजट 2014-15 में किया गया था। स्टार्टअप्स भारत में स्टार्टअप्स के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के नीतियों का निर्माण DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा किया जाता है, और इसके नियमानुसार स्टार्टअप्स का दर्जा लेने के लिए किसी व्यावसायिक संस्थान में निम्न 3 विशेषताएं होनी चाहिए। एक में उसकी स्थापना को 10 वर्ष नहीं हुए हो, अर्थात वह 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। दूसरा, उसके वार्षिक कारोबार का स्तर 600 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो, वह नवाचार, प्रक्रिया सुधार, उत्पाद विकास आदि पर जोर देता हो तथा तकनीकी को मुख्य आधार बनाता हो। एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में सीधे निवेश करने वाले को HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को एंजल निवेशक कहते हैं। VCF वेंचर कैपिटल फंड, ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन इनके द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है और ये HNIs के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप 1 VCF में और AHNI, BHNI और स्टार्टअप्स 2 AHNI और BHNI हाई नेटवर्थ, ये VCF को पैसा देते हैं और VCF स्टार्टअप फर्स्ट और स्टार्टअप सेकेंड में जमा करते हैं। अगर BHNI चाहे AHNI डायरेक्ट स्टार्टअप में अगर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते तो एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। FOF फंड ऑफ फंड्स, VCF को धन उपलब्ध करवाने वाले को फंड ऑफ फंड कहा जाता है। सामान्यतः इनकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार द्वारा CDB के अधीन एक फंड ऑफ फंड की स्थापना की गई है। फंड ऑफ फंड पैसा प्रोवाइड कराता है VCF को, और VCF स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ITP इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनकी शुरुआत 2015 में की गई थी और ये स्टार्टअप्स कंपनियों की इक्विटी की स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जिन पर स्टार्टअप्स IPO लाए बिना अपनी इक्विटी की लिस्टिंग करवा सकते हैं। वर्तमान में निम्न 2 ITP कार्य कर रहे हैं। एक में इमर्ज अंडर NSE, दूसरा BSE हाईटेक। सेबी द्वारा इनका नाम बदल दिया गया, अब इन्हें IGP इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्राउड फंडिंग सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग करके छोटी राशियों में P2P मॉडल के अंतर्गत लोगों से पूंजी एकत्र करना। स्टार्टअप्स के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। P2P मतलब पीर टू पीर। कुछ मुख्य शेयर सूचकांक, सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स संवेदी सूचकांक। एक में भारत का पहला इक्विटी सूचकांक, दूसरा प्रारंभ 1 जनवरी 1986, आधार तिथि 1 अप्रैल 1979, आधार मूल्य 100, कंपनियों की संख्या, टॉप मोस्ट 30 लिस्टेड BSE, एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 अप्रैल 1979 से 4 मार्च 2000 अप्रैल, कंपनी ए और शेयर इक्विटी सूचकांक मूल्य, कंपनियां और इक्विटी कीमत और सूचकांक। 1979 में एक कम 5 शेयर 5 रुपये में शेयर निकाले थे, सूचकांक मूल्य 100 रहे और यही इक्विटी 25,000 के निकाले छे और सूचकांक मूल्य 50,000। निफ्टी NSE 50, आधार तिथि 3 नवंबर 1995, आधार वर्ष 1000, नंबर ऑफ कंपनीज टॉप मोस्ट 50 लिस्टेड ऑन NSE। सारिया 50, आधार तिथि 1 जनवरी 2008, आधार मूल्य 1000, नंबर ऑफ कंपनीज टॉप मोस्ट 50 शरीयत कंप्लेंट कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE। ग्रीनएक्स, आधार तिथि 1 अक्टूबर 2018, आधार मूल्य 1000, नंबर ऑफ कंपनीज टॉप मोस्ट 25 ऑन द बेसिस ऑफ इमर्ज इफिशिएंसी BSE। फॉरेन सेक्टर विदेशी क्षेत्र बीमा मतलब जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क।
विदेशी क्षेत्र भुगतान संतुलन खाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, अर्थ किसी भी देश के द्वारा शेष दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए जाने वाले आर्थिक लेन देन के वार्षिक वित्तीय विवरण को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और इस खाते में 2 प्रकार की प्रविष्टियां एंट्रीज की जाती है, डेबिट प्लस क्रेडिट।